चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। दीपावली की वजह से काफ़ी अवकाश हो चुके हैं और 30 त्योहारों पे समय लग ही जाता है। आप भी छुट्टियों पे थे और हम भी अपने पारिवारिक कार्यों से और त्योहार की वजह से समय नहीं दे पाए। अगला जो हमारा राजवंश रहेगा वह रहेगा जाट राजवंश। वैसे तो राजपूत रियासतें तो हमने पढ़ी है, पर जाट राजवंश कैसे अस्तित्व में आया, जाटों का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर। ये क्षेत्र जाटों का माना जाता है। ये क्षेत्र पड़ता है दिल्ली के आसपास, मथुरा के आसपास, आगरा के आसपास। तो ये जो लोग हैं ये कृष्ण को मानते हैं, यानी कि सीधी सी बात है कि कृष्ण चंद्रवंशी हैं। तो जाट अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। इनके जो कुल देवता हैं वो भगवान श्री राम के भाई है लक्ष्मण। वैसे कुछ किताबों में यह भी मिलता है कि भगवान श्री राम के जो भाई हैं भरत, और भरत के नाम पे ही भरतपुर नाम तो महाराजा सूरज सिंह जी ने रखा 1733 में। ये महाराजा सूरज सिंह जी के समय पे पढ़ेंगे, पर भरतपुर नाम तो महाराजा सूरज सिंह जी ने ही रखा। इनकी जो कुल देवी है वो राजेश्वरी माता है। राजेश्वरी माता, इसका मंदिर वहीं लोहागढ़ दुर्ग में है। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो उस समय की जो स्थितियां देखते हैं, क्योंकि मुगलों का शासनकाल था और उस समय दिल्ली पर जो शासन था वो था औरंगजेब का। औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था और उसने जो नीति अपनाई वो हिंदू विरोधी नीति थी। हिंदू विरोधी नीति, हिंदू विरोधी नीति के चलते इससे ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे पंजाब है दिल्ली के आसपास का, तो सिख लोग भी इससे नाराज हो गए। और जाटों का जहां तक है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भगवान शंकर की जटाओं से जाटों की उत्पत्ति है। वैसे उत्पत्ति के संबंध में अपन पढ़ नहीं रहे, जैसे राजपूतों की उत्पत्ति ये है, तो इस तरीके से। और पांडवों के जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, यानी कि ज्येष्ठ भ्राता, तो वहां से भी इनकी, क्योंकि पांडु और गोदारा जाट के भी इतिहास मिलता है, तो वो ज्येष्ठ युधिष्ठिर होने के नाते ये युधिष्ठिर के वंशज भी मानते हैं। इस तरीके की बहुत सारी, अपन एक मत पे तो इस बात पे पहुंच नहीं सकते। तो इस हिंदू विरोधी नीति के चलते सिख भी विरोधी हो गए थे और शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास, ये क्या हुआ कि एक बार इधर आए हुए थे। तो उस समय ये औरंगजेब हिंदू विरोधी नीति, यानी कि मंदिर तो तोड़ रहा था, और क्या नाम से है, जो ये जो मांस, जो बूचड़खाना खुले हुए थे उसमें मांस, मतलब मंदिरों मूर्तियों से तोड़कर मांस, इस तरीके से कहने का मतलब जजिया कर इसने वापस लगा दिया था। तो ये बहुत सारी, क्योंकि इसकी नीति इस तरीके की थी कि हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। तो इस चीज को लेके भरतपुर के जाट और ये सब लोग मिलकर विरोध तो कर ही रहे थे, लेकिन इनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो इसका नेतृत्व कर सके। तो उस समय
समर्थ गुरु रामदास भी आए हुए थे। तो समर्थ गुरु रामदास के ने आए तो लोग, उस वो क्षेत्र जाटों का पड़ता है, तो वहां जाट इकट्ठे हो रहे थे। तो जाट इकट्ठे हो रहे थे तो धीरे 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 करके ऐसे 4-5 हजार जाट वहां इकट्ठे हो गए। जाट इकट्ठे हुए तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि भाई नीति तो इसकी इस तरीके की है और संकट तो अपने ऊपर आया हुआ है, तो ऐसा कोई जाट का बेटा है कि जो इसका विरोध कर सके और कहने का मतलब इससे संघर्ष कर सके। तो धीरे धीरे करके ऐसे करके करने का मतलब 5,000 जाट इकट्ठे हो गए और उन 5,000 जाटों में समर्थ गुरु रामदास के कहने पर एक जो जाट है, क्योंकि समर्थ गुरु रामदास ने यह कहा कि ऐसा कोई जाट है क्या, या कोई जाट का बेटा है क्या जो इसके विरोध में खड़ा हो सके, जो इसका नेतृत्व कर सके। तो सभी जाटों ने मिलकर 5,000 जाटों ने, कहने का मतलब जो इकट्ठे हुए, उसका जो नेतृत्व एक जाट आया, गोकुला जाट। इसने कहा कि मैं नेतृत्व करूंगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब गोकुल जो जाट है, हमें एक बार इनके सबके राजवंश सारे इनके नाम लिख देता हूं, फिर अपन इसको चलते हैं। यानी कि सबसे पहले गोकुला, गोकुला के बाद में आता है राजा राम, राजा राम के बाद में आता है बदन सिंह, और बदन सिंह के बाद में बदन सिंह का बेटा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। उसके बाद में इनका बेटा जवाहर सिंह और फिर रणजीत सिंह। कुछ मुख्य मुख्य हैं जो अपन पढ़ लेते हैं, बाद में फिर अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे। जवाहर सिंह, और जवाहर सिंह के बाद में क्या नाम से है जो रणजीत सिंह। अभी इतने ही कर लेते हैं, उसके बाद में फिर देख लेंगे। देखो, गोकुला ने नेतृत्व संभाला किसके कहने पर? समर्थ गुरु रामदास के कहने पर 1669 में। गोकुला सिनीवार गोत्र का जाट था। ये एक जाटों में गोत्र होता है जो भरतपुर में पाए जाते हैं। भरतपुर धौलपुर में सिनीवार गोत्र के जाट पाए जाते हैं। इसने नेतृत्व किया 5,000 जाटों के साथ में। यानी कि नेतृत्व एक तरीके से ये नेता ही था, अभी तक राजा नहीं है, क्योंकि राजा उसको कहा जाता है जिसके पास दुर्ग होता है, सेना होती है, ये सारी चीजें होती है। तो अभी तक तो ये केवल नेतृत्व संभाला है, एक नेता बना है, और 5,000 जाटों के साथ में ये आक्रमण करता है सीधा मथुरा पर। मथुरा पर आक्रमण करता है और वहां इसने अभियान चला रखा था, औरंगजेब ने, मंदिर तोड़ो अभियान। तो मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, लूटा जा रहा था। मंदिर की मूर्तियों से, जो वहां 200-250 बुचड़ खाने थे, तो वो बुचड़ खाने यानी कि मांस की दुकानें, तो उन मंदिरों जो मूर्तियां थी उनके बाट बनाकर और मांस को तोला जाता था। इस तरीके से कहने के मतलब इसने, औरंगजेब ने ये नीति, तो वहां जो नेतृत्व कर रहा था उसका, तो वो था नबी खां, औरंगजेब का खास आदमी, जो इस मंदिर तोड़ो अभियान और में सहयोग कर रहा था। ये इसका खास आदमी था। तो कहने का मतलब गोकुला ने इसकी हत्या कर दी। अब जैसे ही गोकुला ने हत्या की तो टेंशन तो औरंगजेब को होनी थी, क्योंकि इसके पास भी, गोकुला के पास में, जब इसने धीरे धीरे करके, क्योंकि इसके आसपास का जो क्षेत्र है यादवों का पड़ता है, तो यादवों ने भी इसका साथ दिया। कहने का मतलब इसके पास सेना लगभग 25,000 सेना होगी थी गोकुला जाट के पास में, और 15,000 लगभग इसके पास घोड़े हो गए थे, यानी कि अच्छी खासी सेना होगी थी। तो औरंगजेब को तो टेंशन होनी थी, क्योंकि दिल्ली पास में पड़ता है, आगरा पास में पड़ता है। तो औरंगजेब सेना भेजता है। औरंगजेब और इसके गोकुला जाट के बीच में युद्ध होता है, उसको कहते हैं तिलपत का युद्ध। तिलपत के युद्ध में गोकुला को बंदी बना लिया जाता है।
और आगरा लाया जाता है। आगरा लाकर इससे पूछा जाता है, वही शर्त की जाती है कि या तो इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले, और इस्लाम के साथ साथ तुझे ये भी करना पड़ेगा, ये भी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि मैं विरोध नहीं करूंगा, संघर्ष नहीं करूंगा, यानी कि मेरे विरोध में तू खड़ा नहीं होगा। तो इसने कहा कि देख, मैं धर्म भी ग्रहण नहीं करूंगा, और अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरे विरोध में संघर्ष भी करूंगा, युद्ध भी करूंगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब आगरा के फव्वारा चौक में इसको कहने का मतलब इसकी हत्या कर दी जाती है, फांसी दे दी, फांसी तो नहीं, हत्या कर दी जाती है, क्योंकि ये फव्वारा चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोकुला को जब खड़ा किया, सभी तमाम जनता थी वहां पे, तो कुलाड़े से कहने का मतलब ये भुजा काटी गई, ये एक भुजा काटी गई, जैसे ही भुजाएं काटी गई तो उसके खून के फव्वारे छूटने लगे, तो ऐसा कहा जाता है कि उसको फव्वारा चौक के नाम से जाना जाता, यानी कि एक तरीके से नरसिंह हत्या की है उसने। तो कहने का मतलब गोकुला जाट को मरवा दिया जाता है। अब गोकुला जाट की जो कुर्बानी है, जो उसका बलिदान है, वो बलिदान कोई व्यर्थ नहीं गया। और अगला जो शासन संभाला है, वो संभाला है राजा राम जाट ने। राजा राम जाट है, ये क्या करता है, ये मऊ के थानेदार पर आक्रमण करता है। मऊ के थानेदार पर आक्रमण इस तरीके से करता है क्योंकि अहीर एक स्त्री आ रही थी, उसके साथ स्त्री और पुरुष दोनों आ रहे थे, दोनों पति पत्नी आ रहे थे। तो वह इस स्त्री को बुलाकर अनैतिक व्यवहार करता है, उसके साथ में बदतमीजी करता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब उसकी हत्या कर देता है मऊ के थानेदार को, और मऊ पर अपना कब्जा कर लेता है। अब राजा राम ने आगे क्या किया, राजा राम ने आगे ये किया कि काबुल से औरंगजेब की सेना आ रही थी, औरंगजेब की सेना आ रही थी और दक्षिणी भारत की तरफ जा रही थी। तो जब दक्षिणी भारत की तरफ जा रही थी इस साइड में, तो इसने मुगलों की उस सेना पर आक्रमण कर दिया। और सबसे पहली बात है कि मुगलों के सामानों को लूट लिया, धन को लूट लिया, यानी कि यह पहला व्यक्ति है जिसने मुगलों को लूटा। आज दिन तक किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। तो औरंगजेब को टेंशन होनी थी। फिर जैसे ही उसको टेंशन हुई, उससे पहले इसने एक और कांड कर दिया, यानी कि इसके परदादा अकबर की जो कब्र थी सिकंदरा में, सिकंदरा आगरा में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, इसकी कब्र को इसने लूटा, क्योंकि उसकी कब्र में सोना चांदी वगैरह वगैरह वो सब रखे हुए थे। तो कब्र को लूटा। तो जैसे ही इसको सूचना मिली कि मेरे परदादा की कब्र को लूट लिया, और दूसरी बार लूटने के साथ साथ इसने क्या किया कि अकबर की हड्डियों को निकाल कर और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार कर दिया, और कहा कि ये जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है और मैं इसके पूर्वजों को हिंदू बना रहा हूं। इस तरीके से कहने का मतलब बहुत उसको औरंगजेब को गुस्सा आया, और इसने औरंगजेब के विरोध इस तरीके का जब काम किया, तो इसको भी करने का मतलब बंदी बनाकर लाया गया, और इसको भी, राजा राम को भी औरंगजेब ने मरवा दिया। अब देखो, अब शासक राजा राम और वदन सिंह के बीच में, हालांकि राजा राम का पिता है, वो थोड़े समय के लिए शासन संभालता है, लेकिन इसके बीच में एक शासक आता है, और वो महत्वपूर्ण शासक है चूड़ामन। चूड़ामन का जो शासनकाल है, आप चाहो तो याद रख लेना, क्योंकि चूड़ामन का शासनकाल, क्योंकि ये जाट वंश का संस्थापक माना जाता है, जाट वंश का संस्थापक। वास्तविक संस्थापक तो वदन सिंह है। सोलह सौ 95 से 1721 तक इसका शासन काल माना जाता है। अब देखो होता क्या है, उस समय देखो मुगल साम्राज्य का भी लगभग पतन की तरफ ही था, और पतन हो ही रहा था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और औरंगजेब की मृत्यु हुई
तो दोनों उसके बेटे आजम और मुअज्जम, ये मैंने पढ़ा दिया 1707 में जाजऊ के मैदान में इनके युद्ध हुआ था, और आजम और मुअज्जम दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो इसने क्या किया, चूड़ामन ने पहले तो मुअज्जम को लूटा, और जब यह हारता हुआ नजर आ रहा था तो इसने आजम को भी लूटा, यानी कि दोनों को लूटा और लूट कर काफी धन इकट्ठा कर लिया। जब इसने काफी धन इकट्ठा कर लिया तो इसने क्या किया, इसने एक किला बनवाया, क्योंकि राजा के लिए किला जरूरी है, और इसने चूर्ण के किले का निर्माण करवाया। चूर्ण के किले का निर्माण करवाया। लेकिन इस युद्ध में जीत जाता है मुअज्जम। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासन करता है, नाम बदल लेता है और बहादुर शाह के नाम से शासन करता है। तो अब बहादुर शाह उस समय कमजोर स्थिति तो थी सही, तो इसने क्या है, अपने दिमाग से काम लिया। बहादुर शाह ने, मुअज्जम ने, बहादुर शाह ने अपने दिमाग से काम लिया कि क्यों नहीं मैं इसको थोड़ा सा लालच देके या इस तरीके से इसको अपनी तरफ कर लूं। तो इसने क्या किया, इसने 1500 का मनसबदार बना दिया इसको, 1500 का मनसबदार बनाकर, और भरतपुर क्षेत्र इसको दे दिया जागीर के रूप में, जागीर के क्षेत्र में दे दिया। और इस तरीके से कहने का मतलब अपनी तरफ इसको मिला लिया, मिलाकर, और इससे एक तरीके से कहने का मतलब अपने संबंध ठीक कर लिए। बाद में फिर क्या होता है कि देखो, चूड़ामन के दोनों बेटों से ये चूड़ामन भी परेशान था, और कुछ स्थितियां ऐसी भी बनती है कि इसी के परिवार और सवाई जयसिंह के द्वारा इसको बंदी बना लिया जाता है, और ये अपने पुत्रों से भी परेशान था। तो कहने का मतलब ये आत्महत्या कर लेता है, अथवा जहर पीकर। कुछ किताबों में लिखा जाता है कि ये किले से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि इसके किले के चारों तरफ आग लगा दी जाती है, तो उससे पहले ही आत्महत्या कर लेता है। कुछ किताबों में यह लिखा हुआ है कि चूड़ामन अपने पुत्रों से परेशान होकर और विष धारण कर लेता है, यानी कि जहर पीकर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यह जाट वंश का संस्थापक है। अब क्या होता है, अब देखो, अब दूसरा शासक इधर बहादुर शाह जफर के बाद में फर्रुखसिंह वगैरह वगैरह आते हैं, लेकिन इसको जो उपाधि दी है, ये बिना ताज का जाट राजा है, बिना ताज का जाट राजा। रंगीला, बहादुर शाह रंगीला इसको एक उपाधि देता है ठाकुर। आप ठाकुर को तो याद मत रखना, पर बिना ताज का राजा इसको चूड़ामन को कहा जाता है। अब अगला जो शासक आता है वो आता है बदन सिंह। बदन सिंह इसको जाट वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सबसे पहली बात तो यह है, वास्तविक संस्थापक। राजवंशों में भी मैंने बताया है, राजपूत रियासतों में मैंने बताया कि आपको कौन कौन से वास्तविक और संस्थापक याद रखने हैं। तो बदन यानी कि चूड़ामन को संस्थापक कहा जाएगा जाट वंश का, जाट राजवंश का, और वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो वो बदन सिंह है। देखो, बदन सिंह के समय क्या होता है कि जयपुर के सवाई जयसिंह को भेजा जाता है, और सवाई जयसिंह को रंगीला, कौन, बहादुर शाह रंगीला, ये इसको एक राज राजेश्वर की उपाधि भी देते हैं। राज राजेश्वर, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, ये उपाधि रंगीला देता है। सवाई जयसिंह जाते हैं और सवाई जयसिंह बदन सिंह को राजा बनाते हैं, अपनी ओर मिला लेते हैं, और इनको जागीर देते हैं डीग की। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इनको जो उपाधि दी जाती है
वो है, ये याद रखनी है आपको, ब्रजराज की, क्योंकि भरतपुर क्षेत्र ब्रजराज इसमें पड़ता है, तो ब्रजराज की उपाधि देते हैं। और एक तरीके से कहने का मतलब बदन सिंह का शासनकाल सूरजमल का ही शासनकाल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय ही ये राजकार्य संभालने लग गए थे सूरज सिंह जी। महाराजा सूरज सिंह जी ही बदन सिंह के शासन के, क्योंकि बदन सिंह के अंतिम समय में आंखों का रोग हो जाता है, दिखना विखना कम हो जाता है, और आंखों का रोग होने की वजह से राजकार्य जो संभालते हैं वो सूरजमल जी संभालते हैं। तो सूरजमल उस समय क्या है, 1733 में एक नगर का निर्माण करते हैं, और उस नगर का नाम है भरतपुर। और एक दुर्ग भी बनाते हैं 1733 में। इस दुर्ग की नींव डल जाती है, पूरा तो सूरज सिंह जी के समय में ही होगा। तो ये दुर्ग बनता है, और इस दुर्ग में मतलब ऐसे आसपास खाइयां 200-250 फीट खाइयां है, यानी कि एक तरीके से ये जल महल है चारों तरफ। इसमें इन खाइयों में है ना, दो नदियों का पानी आता है, उधर जो भरतपुर साइड की रूपा रेल है, बाणगंगा है, उन दो नदियों का पानी इसमें सुजान नहर के नाम से इसको जाना जाता है, सुजान नहर के नाम से। वैसे महाराजा सूरज सिंह जी का एक नाम सुजान सिंह भी मिलता है। तो इस नहर के द्वारा इसमें पानी डाला जाता है, और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। आप उसको कभी देखने जाओ तो देखो, ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर कभी आप इन महलों को देखने जाओ तो जन्माष्टमी के समय जाना। कृष्ण जन्माष्टमी के समय वहां बड़े बड़े फव्वारे लगे हुए हैं, देखने लायक है। 1733 में, कहने का मतलब इस दुर्ग की नींव रख दी गई थी। ये मिट्टी का दुर्ग है, मिट्टी के ऊपर बना हुआ है। अब जो पधार रहे हैं वो महाराजा सूरज सिंह जी पधार रहे हैं। और जाट राजवंश का अगर एक प्रतापी शासक है, एक मुख्य शासक जो माना जाता है परीक्षाओं की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, वो है महाराजा सूरज सिंह जी। तो महाराजा सूरज सिंह जी कल पधारेंगे। आज के टॉपिक में हम इतना ही